Yes, ma'am, visible. Yes, it's visible. Now we are going to start our first unit in the 303 legal aspect in hospital and healthcare management. It's mainly a introduction part. इसमें the mainly they have introduced about the healthcare is an essential commodity as it's changing trends. They are increasing in affordability with rising income क्योंकि privates में it's जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनका जो their quantities and number of private health sectors are increasing in comparison to the government one. So the main focus of the private sectors and the government one also to provide a good quality healthcare. There is a rapid report suggests that the private sector dominate the healthcare delivery market due to their ubiquitous presence and growing inadequacies. प्रॉब्लम यही होती है कि प्राइवेट में दे आर उनके जो एक केयरिंग और जो के चेंजिंग ट्रेंड्स होते हैं इनको थोड़ा सा अप करते हैं इन कंपैरिजन टू द गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर में कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है, मतलब एवरीवन नोज कि थोड़ा सा वहां पर चेंजिंग जो होते हैं वो अपने आप को हॉस्पिटल को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा उनका फोकस नहीं होता है. सो इसपे ये भी है कि एक रिपोर्ट है उसमें जो ये लिखा है द अर्नेस्ट एंड यंग रिपोर्ट प्रोजेक्ट अ नीड फॉर 10 lakh हॉस्पिटल बेड्स इन द नेक्स्ट 5 years and anticipates that 88% of this will come from the private sector. That's why the corporate hospitals trends are increasing. Then ये पूरा तो पढ़ना जरूरी नहीं है. इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि आपने भी बोलते गवर्नमेंट और प्राइवेट पे, तो हम गवर्नमेंट वाले इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि जो वहाँ पे जॉब करते हैं ना मैम, उनको पता रहता है कि वो जॉब मतलब जितना करे चाहे ना करे उनको परमानेंट है, कोई निकालेगा नहीं, टेम्पररी तो है नहीं. और प्राइवेट वाला क्या है, अगर वो ध्यान नहीं देगा तो जो उसको लॉस होगा वो खुद ही मतलब उसको टोलगेट करना पड़ेगा. और जो भी ये मेंटेनेंस वगैरह प्राइवेट वाला मतलब हाई, उसमें क्वालिटी भी अच्छी रहती है गवर्नमेंट एज अ कंपेयर. और गवर्नमेंट में ऐसा है कि मतलब जो पब्लिक के मनी लगी रहती है, इसी कारण वो रहता है कि प्राइवेट में ज्यादा अच्छा रहता है. और जो मतलब जिस मतलब अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन है वो ज्यादा अफोर्ड कर सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल, इसलिए अफोर्ड करता है. उसमें मतलब अगर कोई बहुत सीरियस है तो कम से कम ये तो गारंटी रहती है. मानसी मैं स्टाफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ. जो कॉर्पोरेट 5 लोग बनाते हैं और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें जो एम्प्लॉय है अगर वो काम भी करना चाहता है ना तो इतना लैक ऑफ रिसोर्सेज है कि इतना डेफिशिएंसी है कि वो खुद ही हिम्मत छोड़ देता है, छोड़ो यार जाने तो देखते हैं. मैं एज ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, अगर मैं कुछ करना भी चाहती हूँ ना तो उसके लिए मुझे रिसोर्सेज चाहिए ना. सिर्फ डॉक्टर से हॉस्पिटल नहीं चलता, रिसोर्सेज से हॉस्पिटल चलता है. और वही चीज प्राइवेट में इतना ज्यादा आपने एक रिक्वायरमेंट भेजी नहीं कि तुरंत आपका नेक्स्ट 3 days में हाजिर हो जाता है. और गवर्नमेंट में इट टेक्स इयर्स. वो एक अगर हमने रिक्वायरमेंट भेजी है तो पहले वो शासन में जाएगी, शासन से फिर वो टेंडर पास होगा, फिर टेंडर से फिर वो टेंडर को चूज करेंगे, फिर वो टेंडर वाला अपना टेंडर देगा, फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट आएगा या फिर कोई भी रिसोर्स आएगा. इट टेक्स अराउंड 6 to 1 year. यस मैम. अच्छा मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट में जो रिसोर्सेज कम रहते हैं और जो मतलब उसमें जो प्रोसेस है उसमें टाइम लंबा लगता है, इसी कारण
वो इस मतलब ये होता है, मतलब That's right. That's ठीक है, right. समझ में आ गया, उसमें को थोड़ा मैं सर्च करके Maybe- यस मैम, यस मैम, ठीक ओके है। Then in modern times, legal provision हमारे स्टार्ट ओके। हुए हेल्थ केयर में। They are different statuses: Indian Penal Code, Environmental Protection Act, Epidemic Disease Control Act are more than centuries old. ये सब है, पुराने से चले आ रहे हैं। जो नए ऐड होते जाते हैं, जैसे ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है, जिससे जो कमर्शलाइज कर दिया था किडनी ट्रांसप्लांट को, जो इलीगली किडनी ट्रांसप्लांट हुआ करते थे, नाउ दे आर अंडर ऑब्जर्वेशन। पीसीपीएनडीटी एक्ट जो लागू हुआ फॉर फीमेल फिटिसाइड, जो बहुत ही कॉमन हुआ करता था पहले कि भाई अल्ट्रासाउंड किया और उससे पता लगा लिया व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द फीटस, एंड वो अबॉर्ट कर दिए जाते थे। तो उनपे जो एक लगाम है, जो उनको ये इस कुछ चीजों का नया नया जो आता है वो उसमें आ रहा है। जैसे एप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1984, ये 84 में आया। टू द डॉक्टर एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस सडनली चेंज द पर्सपेक्टिव। मतलब जो कंज्यूमर है, यानी जो हमारे पेशेंट है, उनका पूरा जो पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया कि ये अब उनको पता चल गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाम की एक चीज है, जिसमें हम अपने आप को मतलब उसमें शो कर सकते हैं, और अपनी जो भी उनके साथ जो भी अगर कुछ भी मिसहैप हुआ है उसका वो उनको कंपनसेशन मिल सकता है, या उनकी शिकायतें सुनी जा सकती हैं। फिर चेंज इन हेल्थ केयर 1.2 में आ गए हम। चेंज इन हेल्थ केयर में है इसमें प्लान अटेम्प्ट बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज, जैसे यूनिसेफ हुआ, डब्ल्यूएचओ हुआ, उनके सपोर्ट से जो हमारा हेल्थ और मेडिकल सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया गया है। मैन पावर को ट्रेनिंग दी गई है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज मेंटेन। इसीलिए जो सेंट्रल में जो सेंट्रल हॉस्पिटल्स होते हैं, दे आर वेल इक्विप्ड देन स्टेट गवर्नमेंट। Then, excellent modern medical facilities of international standards have been developed in the public. Secondly, cheese hai, a majority of the Indian people who are less educated, ignorant, passive, dependent, and fatalistic are not demanding quality care. उनको एक जो कहते हैं जागरूकता है कि मुझे, जैसे अब पहले ये तो था कि कोई भी डॉक्टर कहते नहीं, अब आंख का डॉक्टर चाहिए, न्यूरो सर्जन चाहिए, मतलब दे नो अबाउट द सुपर स्पेशलिटीज। केवल अब मेडिसिन नहीं रह गया है, अब हो गया है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, है ना, न्यूरो साइकेट्रिस्ट। केवल अब साइकेट्रिस्ट नहीं, अब न्यूरो फिजिशियन भी है, न्यूरो साइकेट्रिस्ट भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है, एंड दे नो अबाउट इट कि भाई मुझे किसके पास जाना है। देन thirdly, huge inroads have been made by commercialism. अब क्या है कि हेल्थ सेक्टर्स को जो ये आपका रोड सिस्टम है, यानी इतना ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ गई है कि वो अपने आप को अच्छे सेंटर्स में लेके जाते हैं। द स्पिरिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन नाउ परवेड्स इंडिया। अब हर गवर्नमेंट सेक्टर भी प्राइवेटाइज्ड हो रहे हैं। ठीक है, ये वाला हो गया। फिर अब है कि राइजिंग कॉस्ट एंड द वेव ऑफ प्राइवेटाइजेशन हैव कंबाइंड टू थ्रो दीज हॉस्पिटल्स टू द विंड्स. Administrators and bureaucrats now seek ways to raise income from the देखा ना, objectively. मैंने बोला ना अच्छे से। आगे बढ़ो। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उन्होंने एक रास्ता खोज लिया है कि they now seek ways to raise income from the abjectly poor patients. When the such funds cannot be raised, the hospitals are allowed to decay and disintegrate. मतलब अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो फिर उसमें पुअर पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। Commercialism has had other ill consequences. इसके अलग ही ड्रॉबैक्स है। Smelling fast bucks, several individuals
और ग्रुप्स हैव सेट अप कंप्यूटराइज्ड, मतलब सीटी और एमआरआई वगैरह जो होते हैं ये सब मेजर सिटीज में होते हैं, और उसमें एक्चुअली यही इसमें ये बता रहे हैं कि डॉक्टर्स अननेसेसरीली जो है वो सीटी और एमआरआई पेशेंट्स का कराते हैं बिकॉज ऑफ द दैट मनी, कि उनको वो मिलता है, क्या कहते हैं उसको, इंसेंटिव्स मिलते हैं, इंसेंटिव्स नहीं कह सकते, कहते हैं जिसको कहते हैं ये लोग कट मिलता CUT. है, और हाँ फंड रेजिंग जाता है। तो मतलब इसमें unscripted clinician, and there are plenty of them have been quick to seize this opportunity and refer every patient with a headache or a backache for such scan, कि भाई हेडेक हुआ तो सीटी के लिए भेज दिया, बैकएक हुआ तो एमआरआई के लिए भेज दिया, often without a detailed clinical examination. Then मेनली इसमें यही बता रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का प्योरली जो मोटिव होता है वो ह्यूज प्रॉफिट होता है, लॉट ऑफ पेशेंट्स होते हैं, और वो एक्चुअली होता क्या है कि वो जो डॉक्टर्स होते हैं उन पे एक प्रेशर होता है कि इतने पेशेंट्स और इतने आपको इन्वेस्टिगेशंस ये सब आपको देने हैं। उनका एक पैकेज डिसाइड होता है कि आपको इतने पेशेंट दोगे तो आपको इतना मिलेगा। ये कॉर्पोरेट में इट्स वेरी कॉमन। Zero priorities for medical ethics in the mind of administrator, teachers, and students, and a general lack of character amongst care providers. ठीक है, with the increased demand in healthcare, भाई healthcare में डिमांड बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी भी भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, कॉस्ट एक्सप्लोरेट कर गए हैं, हेल्थ केयर में कमर्शियलिज्म हो गया है, मेडिकल एजुकेशन में डॉक्टर्स फेक डॉक्टर्स भी लार्ज नंबर ऑफ नर्सिंग होम्स खोल रहे हैं, और दे आर क्विक रिच एंटरप्रेन्योर्स। मेनली जो बिजनेस जो पर्सन्स है दे आर नॉट इन्वॉल्विंग, दे आर नाउ इन्वॉल्विंग इन द मेकिंग इन द बिल्डिंग ऑफ नर्सिंग होम्स ऑल्सो। तो देयर हैव बीन इंक्रीजिंगली रिपोर्टेड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, नेग्लिजेंस के केसेस बढ़ गए हैं, मैल प्रैक्टिस बढ़ गया है, और कंज्यूमर यानी हमारे पेशेंट का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया है। 1.3 बेसिक टर्मिनोलॉजीज है हमारी। द टर्म लेजिस्लेशन एंड लॉ आर यूज्ड टू रिफर जनरली टू स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स भी होता है, लॉ ही होता है, रेगुलेशन एंड अदर लीगल इंस्ट्रूमेंट्स। मिनिस्ट्रियल डिक्रीज यानी ऑर्डर गिवन बाय द गवर्नमेंट, दैट मे बी द फॉर्म ऑफ लॉ यूज्ड इन द पर्टिकुलर कंट्री। Then आता है voluntarism. What is voluntarism? Voluntary compliance undertake by an individual organization without any caution, मतलब बिना स्ट्रेस के उसमें अपना compliance देगा। Self regulation, for example, an unorganized group that regulate the behavior of its own member through a voluntary code of practice. अपने ही एक अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, वो अपने ही मेंबर को रेगुलेट करेगा। इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जांपल सप्लाई, फंडिंग, सैंक्शन, जैसे जो भी इंस्ट्रूमेंट आया या इक्विपमेंट आया उसका जो फंड सैंक्शन होता है या इंसेंटिव दिया जाता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, तो उसको दैट गिव मोर पावर टू द कंज्यूमर्स यानी द पेशेंट्स। Meta regulation involving an external regulatory body to ensure that healthcare provider implement safety and quality practices. Then command and control mechanism involving the enforcement by government. जो government होती है वो उसका प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों में कंट्रोल होता है, वो उसको कमांड कर सकती है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। फिर है हेल्थ लॉ इज अ फेडरल, स्टेट एंड लोकल लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस एंड अदर jurisprudence affecting the healthcare industry। मतलब जो हेल्थ लॉ है उसने उसको हर तरीके से उसको एक उसमें बांध के रखा हुआ है कि उनके इस रेगुलेशंस में उनको ये किया जाएगा। देन ये हो गया डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। जो सब एरियाज है जो लॉ के, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, मेडिकल मैल प्रैक्टिस, मेडिकल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक हेल्थ लॉ एंड कंसेंट।
मेडिकल लॉ में क्या होता है, शुड नॉट बी कंफ्यूज विद हेल्थ लॉ और मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। मतलब इसको न्याय प्रणाली से, जो भी हमारा लीगल सिस्टम है उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, मतलब कंफ्यूज नहीं हो सकते, ये अलग होता है। मेडिकल लॉ इज अ ब्रांच ऑफ लॉ विच कंसर्न द प्रीरोगेटिव्स, यानी अ स्पेशल राइट। स्पेशल राइट्स होते हैं मतलब विशेष अधिकार एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल। इसमें responsibilities of medical profession and the right of the patient, इसमें एक स्पेशल राइट्स होते हैं जिसकी मेडिकल प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में होता है और पेशेंट के राइट्स के बारे में होता है। एंड शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस व्हिच इज अ ब्रांच ऑफ द, ये अलग चीज हो गई। द मेन ब्रांच ऑफ मेडिकल लॉ आर द लॉ ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब पेशेंट के लिए नेग्लिजेंस अगर पेशेंट के ऊपर है, एंड टॉर्ट्स मींस wrongful act इन रिलेशन टू द मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कोई भी मेडिकल मैल प्रैक्टिस अगर हो रही है तो उसको टॉर्ट मिलेंगे। टॉर्ट लॉ भी बना है, वो लोग वो आगे पढ़ेंगे। एंड क्रिमिनल लॉ इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस एंड ट्रीटमेंट। लेजिस्लेशन इन हेल्थ केयर है एज अ रिजल्ट इन ऑर्डर टू इंश्योर safe and quality health care and also to protect the interest of the patient against the unethical and nefarious मतलब होता है क्रिमिनल, कोई भी क्रिमिनल या फिर इमोरल जो मैल प्रैक्टिस होती है वो अगर एक्ट में आती है, तो इसके लिए बहुत सारे लॉज बने हैं डिफरेंट, उसके लिए डिफरेंट लॉज के अंडर में। The various laws pertaining to hospital and health care can be categorized. Law related to governing the commission of hospitals, law related to governing of qualification or practice. तो ये different types of law है। law जैसे governing biomedical research, law related to governing of management of patients, मतलब different sectors के different laws। ये बहुत लंबी लिस्ट है, तो प्लीज कुछ चीजें हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। लॉ रिलेटेड टू गवर्निंग द कमीशन ऑफ हॉस्पिटल में एक नंबर 11 जो है बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट, ये 2005 में आया था। ये कुछ क्वेश्चंस शायद यूनिट में आए हैं, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। फिर बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1949 में आया, और इसके बाद हमारा जो आता है थर्ड वन, लॉ गवर्निंग स्टोरेज और सेल ऑफ ड्रग्स। ये क्वेश्चन आया है नंबर 7 का कि नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट कब पास हुआ। इट इज 1985। बाकी बहुत सारे हैं। और फिर आया है लॉ गवर्निंग बायोमेडिकल रिसर्च, जिसमें ये क्वेश्चन आया था ब्रीडिंग ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स अमेंडमेंट रूल्स। आई थिंक ये क्वेश्चन है 2005 में ये पास हुआ था बायोमेडिकल रिसर्च के लिए। फिर है लॉ गवर्निंग टू मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स, उसमें आया था पीसीपीएनडीटी। देखो भाई, पीएनडीटी अलग है और पीसीपीएनडीटी अलग है। जो पीएनडीटी एक्ट है वो 1994 में पास हुआ था, और जो Can you elaborate the full form of the PCPNDT? उसका फुल फॉर्म बताओगे एक बार? प्री कंसेप्शनल एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। ये नंबर है ये। और नंबर 3 प्री कंसेप्शन, वो था ना टर्मिनेशन वाला, जिसमें फिटिसाइड करने के लिए, तो उसका ये एक्ट बना था 1996। उसके बाद ही आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है अभी तक। 1996 के बाद से ब्रेक हुई है। ये जो कौन पूछ रहा था, ये वाला है 8 नंबर में, उसका फुल फॉर्म भी दिया है, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स।
Conception मतलब before conception and prenatal diagnostic test. Provision of sex selection ये आया 1996 में. MTP रूल 1991 में आया और MTP एक्ट 1997 में पास हुआ. फिर है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन 1994 में ये एक्ट पास हुआ. बाकी तो कुछ आया नहीं था इसमें. ये एक बार बस सी थ्रू कर लेना, बहुत लंबा है ये, थोड़ा सा मैं इसको स्किप कर दूं. यस मैम, सब तो सबको ये चलेगा. देखना ही लॉ पड़ेगा. गवर्निंग मेडिको लीगल एस्पेक्ट, आई थिंक ये ये लॉ गवर्निंग मेडिको लीगल एस्पेक्ट उसके क्वेश्चंस हैं. हाँ, वो जो आए थे क्वेश्चंस मैंने ये आपको बताए हैं अभी. नहीं अभी बताए हैं, उसका नेक्स्ट बता रही हूँ मैं. तो जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, वो है शायद. हाँ, बहुत जैसे सारे हैं मैंने मेरे बुक में मार्क किया. हाँ, हाँ. मार्क किया है इसीलिए. अच्छा, ठीक है. है. ओके. नेक्स्ट है ये एक ये आया था MCI रूल्स फॉर इंटर्नशिप ट्रेनिंग. ये क्वेश्चन है जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए ये कौन सा है, कौन करता है. तो उसमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसका शायद आंसर है, मतलब उसके ऑप्शन है. देन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अमिता बारे मैम, में जो हम आप लोग पढ़ रहे हो ना जहाँ से, मतलब जो भी, वो आप ग्रुप पे पहुंचा देना फोटो खींच के. क्या चीज. जो भी आप मतलब अभी बता रहे हो ना क्वेश्चन वगैरह, आपके पास अगर होगा तो आप ग्रुप में फोटो की लिख के पहुंचा देना, तो समझ आ जाएगा क्या इम्पोर्टेंट. ठीक है, मैं उसको एक जगह लिख लूंगी. वैसे मैं बुक से मैंने उसे मार्क किया हुआ है, तो मैं एक जगह लिख लिख कर के मैं या ग्रुप फिर में डाल बुक में दूंगी. हाईलाइट करके पहुंचा. ओके मैम, ठीक है. थैंक यू. फिर है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI. Before 1930, medical profession was regulated by General Medical Council of UK. 1930 से पहले हम लोग UK वाला जो है जनरल मेडिकल काउंसिल हम लोग फॉलो कर रहे थे. फिर जो MCI जो बिल आया वो 1930 में प्रपोज्ड हुआ, 1933 में पास्ड हो गया, मगर ये इस्टेब्लिश हुआ है 1934 में. और ये 4-5 बार रिवाइज हुआ है, नहीं और भी हुआ होगा. खैर अभी तो रिसेंट का नहीं इसमें लिखा है, पर इसमें ये है कि 1956, 19 एंड 2002 में ये रिवाइज्ड है मेनली. वो हमारा शेड्यूल 1 में है कि मैम योर वॉइस ब्रेक. मैम आप अनम्यूट हो.
सॉरी, म्यूट करो। यस अरे यार, अरे हाँ, अब आ रही है आवाज? यस यस मैम, ऑडिबल नाउ। शेड्यूल 1 में हो गया नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से जो डीएनबी करते हैं उनकी जो रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होती है उसको वो एनलिस्ट करते हैं। शेड्यूल में क्या है, जो एमबीबीएस वाले बच्चे हैं, इंक्लूड लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल डिग्री अदर देन एमबीबीएस अवॉर्डेड बाय इंडियन सोसाइटी एंड बोर्ड्स, अदर देन एमबीबीएस। देन शेड्यूल 3 में आ गया included list of recognized medical degree other than MBBS awarded by foreign societies and boards. MCI का फॉर्मेशन कैसे होता है? सबसे पहले एक मेंबर होता है जो हर स्टेट से लिया जाता है, फ्रॉम ईच स्टेट नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक मेंबर होता है एक यूनिट टेरिटरी से लेते हैं, नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक मेंबर होता है ईच यूनिवर्सिटी से, मतलब इंडिया के हर यूनिवर्सिटी से लिया जाता है, जो भी मेंबर होता है उसका। देन 1 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट, जो शेड्यूल 1, 2 एंड 3 को पूरा रिप्रेजेंट करता है। टोटल 7 members from all state taken together, possessing qualification as per part 1 of 3rd schedule, जो भी इन लोगों का है। Total 8 members nominated by central government. Director General Health Services of India, ये एक मेंबर होता है, एंड डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, ये इनका एक मेंबर होता है। जो इनका टर्म होता है एमसीआई का, वो 5 years का होता था। अब जो एनएमसी हो गया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से नेशनल मेडिकल काउंसिल हो गया है। द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ एमसीआई beside the president and vice president has 7 to 10 members. बीसी रॉय जो थे वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे एमसीआई के। फंक्शन क्या क्या है, ये क्वेश्चन आया है। फंक्शन मेडिकल रजिस्टर, मेडिकल एथिक्स, सीएमई, कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन, सीएमई का फुल फॉर्म है, इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडर्ड, मेंटेनेंस ऑफ इंडियन फार्मेकोपिया, जो स्टडी होती है उसकी जो मेडिसिन की, उसको फार्मेकोपिया कहते हैं, एंड डिसिप्लिनरी कंट्रोल। यानी कितने फंक्शंस हो गए? 8। फर्स्ट मेडिकल एजुकेशन, 2 मेडिकल क्वालिफिकेशन, 3rd मेडिकल रजिस्टर, मेडिकल एथिक्स, CMEs, issuing certificate of good standard, maintenance of Indian pharmacopoeia and disciplinary control. जो भी disciplinary actions होते हैं वो NMC ही लेता है। मेडिकल एजुकेशन क्या करता है? जो MCI है, lays down standard and curriculum of undergraduate and postgraduate medical education. MCI laid down requirement of accommodation, equipment, teaching and non-teaching staff. नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का एकोमोडेशन, उनको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए वो सब प्रोवाइड करता है। एमसीआई अपॉइंट्स इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द फैसिलिटीज। हर साल मेडिकल कॉलेज में जो नए मेडिकल कॉलेज बनता है उसमें वो उसमें इंस्पेक्टर्स भेजता है कि टू इंस्पेक्ट द फैसिलिटीज ऑफ मेडिकल कॉलेज। वो 5 साल लगातार भेजता है। उसके बाद फिर एवरी 5 years, मतलब जब तक 5 एमबीबीएस के बैच नहीं निकल जाते तब तक जो एनएमसी है वो इंस्पेक्ट करती है, वो इंस्पेक्शंस करती है। और उसके बाद जब 5 साल हो जाते हैं एमबीबीएस को तो एवरी 5 years करती है फिर, या जब उसका मन करे। एमसीआई अपॉइंट्स इंस्पेक्टर, ये हो गया। विदाउट एमसीआई अप्रूवल नो न्यू मेडिकल कॉलेज कैन बी स्टार्टेड, नो न्यू कोर्स कैन बी स्टार्टेड। किसी भी मेडिकल कॉलेज में बिना एमसीआई के अप्रूवल के कोई भी मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं हो सकता। कोई भी नया कोर्स किसी भी पुराने मेडिकल कॉलेज में भी शुरू नहीं हो सकता।
सीट इंक्रीज करनी है उसके लिए भी एनएमसी से परमिशन लेनी पड़ती है, चाहे वो एमबीबीएस की हो, चाहे वो मतलब उसमें अंडर ग्रेजुएट की हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट की हो। एमसीआई है वो गाइडलाइन पूरा करता है फॉर ट्रांसफर ऑफ स्टूडेंट्स टू अदर मेडिकल कॉलेज, मतलब 5% कैन बी ट्रांसफर्ड इन फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एमबीबीएस कोर्स। किसी भी एक रिकॉग्नाइज मेडिकल कॉलेज से दूसरे रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर करने के लिए किसी भी स्टूडेंट्स को एमसीआई का अप्रूवल होना जरूरी होता है। देन मेडिकल क्वालिफिकेशन, ऑल रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन आर लिस्टेड, जो शेड्यूल 1, 2, 3 था उसमें द मेडिकल ग्रेजुएट प्रोसेसिंग रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशन। जो मेडिकल डिग्री जो मिलती है मेडिकल रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज से, उनको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं और इनका रजिस्ट्रेशन होता है। और जो एमबीबीएस पास करने के बाद जो इनका रजिस्ट्रेशन होता है वो प्रोविजनल होता है। फिर जब वो 1 साल की रोटेटरी इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं हर डिपार्टमेंट में, तो उनको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। जब तक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा तो कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल वो प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करने के लिए वो नहीं है, एलिजिबल नहीं है। ठीक है। जो फॉरेन क्वालिफिकेशंस आते हैं, फॉरेन से जो आते हैं एमबीबीएस करके, उनको भी बिना इसके एमसीआई के रिकॉग्निशन के उनको वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, वो एग्जाम होता है अभी। मेडिकल रजिस्टर, द रजिस्टर मेंटेन्ड बाय द एमसीआई इज नोन Indian Medical Register and include names and addresses of doctors possessing recognized medical qualification. एक प्रॉपर उनका मेडिकल रजिस्टर होता है, या अब तो ऑनलाइन हर चीज हो गई है, तो उसमें वो प्रॉपर पेशेंट का डॉक्टर्स का पूरा नाम, पूरा एड्रेस और वो कौन सी डिग्री को वो कर रहा है, वो सब चीजें देखो इसमें लिखा है ना, आफ्टर पासिंग एमबीबीएस द मेडिकल ग्रेजुएट इज ग्रांटेड टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन which is made permanent after successful completion of compulsory rotatory internship of 1 year duration. अगर कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन उसकी है तो उसको ऐड कर लिया जाता है। तो जो रजिस्ट्रार होता है उसका काम ही यही होता है कि उसमें एंट्री करना और डिलीटिंग करना। मतलब डिलीटिंग कब करेगा, जब कोई डॉक्टर जिसकी डेथ हो जाएगी, या फिर उसका पैनल से उसका किसी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की वजह से उसका नाम हटा दिया गया हो, या फिर डिलीटिंग नेम ऑफ दोज कन्विक्टेड बाय कोर्ट ने उसको वो कर दिया हो, सस्पेंड कर दिया हो या एक्सपेल कर दिया हो। एडिंग नेम भाई जितना उसमें होते जाते हैं, बीबीएस होते जाते हैं, उनको ऐड करते जाते हैं। देन एडिंग नेम ऑफ दोज हुज टर्म ऑफ टेम्परेरी इरेजर एक्सपायर्स। Medical ethics, the earliest code of medical ethics was the Hippocratic Oath. It was modified by the World Medical Association, WMA, World Medical Association, and was named as Declaration of Geneva, क्योंकि जेनेवा में इसकी origin हुई थी। The Oath of Hippocrates is followed by MCI as a code of medical ethics. Every doctor, while applying for registration with medical council, has to sign a pledge that he will obey medical ethics throughout his professional life. What is CME? Continuing medical education. जो MCI होता है वो CME के वो होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो प्रोवाइड करता है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा हो, या कोई भी फॉक्सी, जैसे फॉक्सी है, या कोई मेडिकल कॉलेज करा रहा है, या कोई प्राइवेट सेक्टर करा रहा है, तो वो उनसे पहले परमिशन लेगा और उसके बाद फिर CME के पॉइंट्स लेगा। जो डॉक्टर्स उस पर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं वो पॉइंट्स काम आते हैं। Issuing certificate of good conduct to those who want to go abroad and need a certificate of good conduct and character, इसको MCI से लेना पड़ता है। Maintenance of Indian Pharmacopoeia. MCI advised central government in maintenance of Indian Pharmacopoeia. जो MCI होती है वो